एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने कार्बन के एलोट्रॉप्स वगैरह हम लोगों ने अब तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। और आप लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया कि सर इट्स ऑल ओके एंड गुड। तो फिर ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज पार्ट 4 में कार्बन के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, पर इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत करते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन में भी आप लोगों ने क्लास 6th 7th और 8th में, इवन 9th में भी सुना होगा। कंबशन का मतलब होता है जलना। जब कोई चीज़ जलती है ना, तो उसे हम कहते हैं कंबशन हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन हो रहा है। खासकर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले, तो आप कंबशन उसे कह सकते हैं, यानी बर्निंग प्रोसेस को कंबशन यहाँ पे कहा जाता है। जैसे आपकी जो बाइक है, कार है, जब वो चलती है, आप स्टार्ट करते हैं, तो आखिर वो स्टार्ट क्यों होता है? जब उसमें पेट्रोल रहता है तब स्टार्ट होता है। तो पेट्रोल होने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? देखिए, पेट्रोल होता है और साथ में आप बाइक में बैटरी लगी होती है, जो किसी तरह से फायर प्रोवाइड कर देते हैं उस पेट्रोल को, जिसकी वजह से उसकी बर्निंग स्टार्ट होते हैं और उसी की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। उस एनर्जी में हीट भी साथ में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इंजन गर्म हो जाता है। आपने देखा होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। जो फ्यूल की बर्निंग है, दिस इज कॉल्ड कंबशन। कार्बन in all its allotropic forms burns in oxygen। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आसानी से जल सकता है, ठीक है। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जल रहा है तो ये CO2 प्रोड्यूस करता है। along with the release of heat and light, जो कि एनर्जी के ही दूसरे फॉर्म्स हैं। हीट और लाइट दोनों एनर्जी के फॉर्म है, बट ये उसी कंबशन का एक प्रोडक्ट के फॉर्म भी है, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। बिल्कुल यही स्टोरी तो हमने ऊपर पढ़ी है, ठीक। तो कंबशन का सिंपल सा मतलब है बर्निंग, यहां पे यही मतलब है, लेकिन बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग तो है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस में बर्निंग हो रही है, इस चीज को हम कहेंगे कंबशन। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा होगा C, यहाँ डैश कर देगा, मतलब इसको छुपा देगा और यहाँ लिख देगा A, और यहाँ रहेगा CO2। कहेगा व्हाट इज A, क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में व्हाट इज A। अब आपको पता होनी चाहिए कि A की जगह कौन सा केमिकल है, तो आपको पता होनी चाहिए O2 यानी ऑक्सीजन, ठीक। तो बिल्कुल ये रिएक्शंस एज इट इज आप याद कर लिए एनसीईआरटी की बुक से, एज इट इज, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, बिल्कुल ऐसे ही याद करिए। तो ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इट गिव्स आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कंबशन या कंबशन के प्रोसेस में, इट गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेकेंड प्रोसेस क्या हो सकती है भाई? हम लोगों ने मेथेन को पढ़ा, कार्बन तो हमने पढ़ा ही, हमने मेथेन को पढ़ा। तो CH4 जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कंबशन कराए की कोशिश करेंगे, तो ये भी क्या करेगा? बर्निंग के प्रोसेस में आएगा और साथ ही साथ में ये प्रोड्यूस करेगा CO2। अब अगर इसमें से CO2 यूज हो गया तो बचा क्या? H। अब इसमें से या तो H4 होगा तो 2H2, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन गिन के आप देंगे। देखो बेटा, ये जो रिएक्शंस दिए हुए दे आर नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। चैप्टर 1 में आपने रिएक्शन बैलेंस करने का तरीका तो देख ही लिया है, तो आप चाहे तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाता है H2O साथ में एज अ
बाई प्रोडक्ट H2O इज फॉर्म्ड। CO2 बना और H2O मेथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। सिंपल सी बात है कि ये ऑक्सीजन 2O2 के फॉर्म में होगा, तभी इस चीज को बैलेंस कर पाएंगे आप, है ना। और यहाँ CH4 को भी बैलेंस करना होगा। तो ये समझ में आ रहा है, यानी मेथेन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, प्लस हीट एंड लाइट तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, जैसे कि CNG में होता है। ठीक। थर्ड रिएक्शन जो है यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है CH3CH2OH। अब आपको पता है कि जब 2 कार्बन का होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एथ, है ना, यानी ये हो गया एथेन। OH है तो हो जाएगा ऑल, तो ये हो गया एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। जब एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यानी बर्निंग की प्रोसेस में आएगा, दैट इज यू कैन से कंबशन की प्रोसेस में आएगा, तो प्रोड्यूस होगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। तो आपने देखा कार्बन के अलग अलग रूप आपने इन 3 रिएक्शंस में देखे, एक में सिर्फ कार्बन, दूसरे में मेथेन, तीसरे में अल्कोहल। तीनों ही जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग प्रोसेस करते हैं यानी कंबशन करते हैं तो CO2 प्रोड्यूस करते हैं और लाइट एंड हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर हो चुका है। नॉर्मली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये बिल्कुल क्लीन फ्लेम देते हैं, धुआं नहीं करते, जिसको कहते हैं ना कि आंख में लगने वाला ब्लैक, काला धुआं जिसे कहते हैं, वो नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं होगा। कब, जब हाइड्रोकार्बन सैचुरेट होगा तो बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा फ्लेम होगा, वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव येलो फ्लेम, है ना, विच विद लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, मतलब काले रंग का धुआं भी खूब ढेर सारा निकलेगा और पीली पीली रोशनी आग की जलती हुई आपको नजर आएगी, जैसे लकड़ी जलाने पे अक्सर आपको मिलता है। तो दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। मतलब अगर कोई मेटल प्लेट है, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट 10th की बुक में दिया है, एक्सपेरिमेंट क्या एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, आप भी करके देख सकते हैं। आपने घर में देखा भी होगा कई बार कुछ लोगों ने, ये अगर कोई मेटल प्लेट है जैसे लोहा या कोई भी मेटल प्लेट है और नीचे अगर फायर जल रही है तो यहाँ से काले रंग का धुआं, कालिक, इस पे जाके चिपक जाती है। समझ में आ रहा है ना। तो इसी की सूटी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। काजल बनाते हैं कुछ लोग इसी प्रोसेस का यूज करके, जो कालिक होती है उसका यूज करके। हाउ एवर लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले, कंबशन करे, तो फिर ये बिल्कुल क्लीन फ्लेम देता है, कोई धुआं इसमें नहीं निकलेगा, बढ़िया साफ सुथरा एक फ्लेम आएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट हो जाए, कम हो जाए, तो बच्चों इस केस में जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, वो भी काले रंग का धुआं देना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है। यानी कुल मिला के ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अफेक्ट करती है बर्निंग के प्रोसेस को। तो पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया केमिकल प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। अब ये वाला पेज जो है आपके एनसीईआरटी का है, एज इट इज मैंने यहाँ रखा है, और इसमें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कब अगर कितना ऑक्सीजन मिले या कौन सा फ्यूल कैसे जलता है। द गैस और यू कैन से केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स। इनलेट्स का मतलब क्या होता है कि अंदर कुछ वो क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे छेद बने होते हैं, उसको इनलेट कहा जाता है ना। तो हैज इनलेट्स फॉर एयर, ताकि उसमें हवा आसानी से उस छेद से होके जा पाए। दैट अ सफिशियंटली ऑक्सीजन रिच मिक्सचर, मतलब जो हवा अंदर आए उसमें आसानी से ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रहे, ताकि जो बर्निंग की प्रोसेस हो वो ब्लू और क्लीन फ्लेम दे। जो नीले रंग की फ्लेम आए वो बिल्कुल क्लीन हो, उसमें धुआं ना निकले। समझ में आया ना। तो स्टोव में आपने देखा होगा ना, स्टोव जो केरोसिन वाला होता है उसमें छेद 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 ऐसे किनारे में डिजाइन रहता है इस तरह से। वो इसीलिए रहता है
क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे एयर की सप्लाई नहीं हो पाएगी। एयर की सप्लाई नहीं होगी तो बिल्कुल काले रंग का धुआं निकलेगा। क्लियर? और वो काले रंग का धुआं बहुत ही नुकसान करता है हेल्थ को। इफ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। मतलब सिंपल सा है कि अगर जो बर्तन है उसका बेस, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, उसका बेस अगर काले रंग का हो जा रहा है, धुआं काला निकल रहा है उसके लिए, इसका मतलब कि फ्यूल जो है, जो क्या बोलते हैं, केरोसिन है या गैस है, व्हाटएवर जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से ब्लैक अपीयरेंस हो रहा है और इस तरह से फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है, यानी अच्छे से नहीं जल पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब अच्छे से जलेगा तो ब्लू फ्लेम होगा और हीट ज़्यादा देगा, ताकि आसानी से जल्दी से हमारा खाना बन जाए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, व्हाटएवर जो भी हम वर्क करना चाहते हैं वो हो जाए। फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम। तो जब ये जलते हैं बच्चों, जैसे कि कोयले, है ना, कोयला जब जलता है, या पेट्रोलियम जहाँ रिफाइन होती है, जैसे मथुरा वगैरह में रिफाइनरीज बन रही हुई हैं खूब बड़ी बड़ी, इसीलिए देखिए मथुरा में जो रिफाइनरी होती है पेट्रोलियम की, तो आप देखते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो NO2 गैस बनाते हैं या SO2 गैस बना लेते हैं, ठीक है, डाइऑक्साइड्स बना लिया। और जब ये वाटर के साथ, जैसे NO2 गैस है और ये बारिश के मौसम में वाटर आ गया, इससे मिक्स हो जाएंगे तो ये बनाएंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड। और मथुरा के जस्ट बगल में ही आगरा है और आगरा में ताजमहल है। तो जब ये नाइट्रिक एसिड ताजमहल के ऊपर बारिश के मौसम में गिरता है तो जो सफेद रंग का संगमरमर है वो क्या बोलते हैं, येलोविश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और आप कह सकते हैं क्यों होता है, क्योंकि वो जो पत्थर है उसमें भी कार्बोनेट्स वगैरह है जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। इसी तरह से SO2 भी वाटर के साथ जब मिलता है तो ये HSO3 या बाद में H2SO4 जैसे खतरनाक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जो आगरा में, वो एसिड रेन की वजह से खराब हो जाते हैं। कौन से रेन? इस तरह से जब बारिश हो तो उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन अगल बगल के खेत में भी हो जाए तो वहाँ का pH वैल्यू चेंज हो जाएगा और खेती खराब हो जाएगी। आपने देखा कितना नुकसान है। मतलब कोल और पेट्रोलियम को अगर सही ऑक्सीजन सप्लाई ना मिले तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये आप समझ रहे हैं। और इसके अलावा इसीलिए कोल और पेट्रोलियम को कम से कम जलाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन एंड सल्फर आपको देखने को मिलेगा। ओके, कुछ स्पेशल केसेस में सल्फर ज़्यादा होता है और कहीं पे नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। देयर कंबशंस रिजल्ट in the formation of oxides of sulfur जैसे कि SO2 and nitrogen जैसे कि NO2 which are major pollutants in the environment। तो SO2 और NO2 मेजर पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषण करने वाले मटेरियल की तरह जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, why do substances burn with और without flame। यहाँ पे डू यू नो करके एक फ्रेम लगा हुआ है NCERT में कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ जलते और कुछ बिना फ्लेम के जलते हैं। तो अब इसी डिस्कशन को यहाँ समझाया है, मैं इसको पढ़ के और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हैव यू एवर ऑब्जर्व ईदर अ कोल और वुड फायर। तो बिल्कुल आपने कोयला या लकड़ी को जलते हुए देखा होगा। इफ नॉट, अगर आपने कभी न किया हो, द नेक्स्ट टाइम, ठंडी का मौसम चल रहा है आप चेक कर सकते हैं, द नेक्स्ट टाइम यू गेट अ चांस टेक क्लोज नोट ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन वुड और कोल स्टार्ट्स टू बर्न। तो जाहिर सी बात है ना, वो अलग ही तरीके से जलते हैं, धुआं होता है, पीले रंग की रोशनी आती है और शुरू में उसमें लकड़ी में आप देखते हैं वाटर जैसी कुछ चीजें छूटती रहती है ना, आपको लगता है वो ये पानी कहाँ से आ गया। एग्जैक्टली
You have been seen above that a candle or LPG in a gas stove burn with flame. जैसे कि जो LPG है गैस स्टोव में, वो उसमें फ्लेम आती है, मतलब नीले रंग की रोशनी आप देखते होंगे, कैंडल भी आप देखते होंगे. However, you will observe the coal and charcoal जो कि अंगीठी में होते हैं समटाइम्स, है ना, जो चूल्हा गाँव में जलाया जाता है, समटाइम्स जस्ट ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट फ्लेम. वहां पे कोई फ्लेम नहीं होता है, हालांकि जब शुरू में जलाया जाता है धुआं बहुत निकलता है उसमें से. अब इसका कारण क्या है? सो दिस इज बिकॉज, ये ऐसा हो पा रहा है, अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड. फ्लेम कब प्रोड्यूस होगा? व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस बर्न. नोट कर लीजिए, इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिए. तो LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है. तो जब ये गैसियस सब्सटेंस जलेगा तो फ्लेम हमें दिखेगा. समझ में आ रहा है? जबकि वुड और चारकोल क्या है? ये बहुत ही सॉलिड है, बहुत हार्ड होते हैं. सो व्हेन wood or charcoal is ignited, the volatile substances present vaporize and burn into a flame in the beginning. इसलिए शुरू में आपको फ्लेम दिखती है, जो पीली पीली लपट, जिसको कहते हैं लपट उठ रही है, फ्लेमिंग हो रही है, लेकिन बाद में वो गर्म हो जाते हैं और सिर्फ चमकते रहते, ग्लो करते हैं, लेकिन हीट बहुत भयंकर होती है. तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है. क्लियर हो गया? ओके, गुड. फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम. क्लास 10th के बायोलॉजी में भी फॉसिल फॉर्मेशन आपने पढ़ा है. फॉसिल फॉर्मेशन, फॉसिल का निर्माण आप लोगों ने पढ़ा है. मुझे नहीं लगता कि किसी ने शायद ही इस टॉपिक को छोड़ा हो. ये बहुत आसान टॉपिक है कि फॉसिल कैसे बनते हैं. हजारों साल पहले, लाखों साल पहले पेड़ पौधे और एनिमल्स जमीन में दब गए, जिसकी वजह से फॉसिल के फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाते हैं. यही आप लोगों ने पढ़ा है ना? ओके, यही स्टोरी यहाँ पे रिपीट होगी. आइए कहानी को सुन लेते हैं, जिससे कि एक बार आपके दिमाग में आइडिया डेवलप हो जाए. कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम बायोमास which has been subjected to various biological and geological processes. मतलब कि कोल और पेट्रोलियम किसी न किसी बायोमास, यानी किसी न किसी जीवित जीव जो पहले कभी जिंदा रहे होंगे, उनकी बॉडी से ही बना है. बायोमास का मतलब यही हो गया, जो अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद, यानी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बना होगा. कोल इज द remains of tree, fern and other plants that lived millions of years ago. मतलब कोयला कब से बना? तो ट्री, फर्न या प्लांट्स, मतलब कुल मिला के पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे कोयला बना है, जो मिलियंस यानी लाखों लाख साल पहले रहे होंगे. कई लाख साल पहले, जुरासिक पीरियड में, उसके पहले, है ना, जब डायनासोर हुआ करते थे उस जमाने में, या उसके पहले, भाई लाखों करोड़ों साल पहले जब ये जमीन में दबते चले गए, है ना, देयर वाज दीज वर क्रस्ट इनटू द अर्थ. ये जमीन में दब गए, चाहे वो अर्थक्वेक की वजह से हो, चाहे ज्वालामुखी के फटने से हो, वोल्केनिक इरप्शन से हो, बस वो नीचे दबते चले गए और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई. तो धीरे धीरे प्रेशर पड़ते 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 वो लाखों साल में कोयले में कन्वर्ट हो गए. यानी कोयला बनने में लाखों साल लगते हैं. ओके, गुड. They were pressed down by layers of the earth and rock. They slowly decayed into the coal. This is a very very slow process. तो ये तो कोयला बनना. ऑयल एंड गैसेस कैसे बने? तो भाई देखिए, जो छोटे प्लांट्स होंगे ना, जैसे कि एल्गी हो गए, है ना, या ब्रायोफाइट्स हो गए, बहुत सॉफ्ट टिश्यू वाले, या एनिमल्स हो गए, है ना, उनके दबने से जब ये डीके प्रोसेस होती है लाखों साल तक, तो आप कह सकते हैं कि ऑयल और गैस बनने शुरू हुए. ऑयल एंड गैस आर रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स
दैट लाइव्ड इन सी, जो समुद्र में रहा करते थे किसी जमाने में, लाखों साल पहले। व्हेन दे डाइड देयर बॉडीज शैंक इनटू द सी बेड, है ना, समुद्र के तल पे जाते हैं। एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट, उसके ऊपर मिट्टी की गीली परत आ गई, सिल्ट जिसको कहते हैं, ताकि ऑक्सीजन के सब याद रखेंगे, कोयल या कोयला बनाने में भी और ऑयल एंड गैस बनाने में भी, अगर जो एनिमल्स या प्लांट्स डेड हो रहे हैं, अगर उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई, फिर वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएंगे, मतलब कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई तो फिर लाखों साल में धीरे धीरे पेड़ पौधे जो बड़े बड़े हो कोयले में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले ऑर्गेनिजम्स है, लाइक आपके एनिमल्स हो गए एंड सम हर्बिशियस प्लांट्स जो बहुत ही मुलायम होंगे, वो समुद्र के जो बेड है, जो क्या कहते हैं, जो सबसे बेस वाला हिस्सा है, वहाँ दबने के बाद लाखों साल के बाद ये धीरे धीरे बैक्टीरिया के अटैक की वजह से, यानी बैक्टीरिया जब उनको पचाता है, डिकम्पोज करता है, तो ये ऑयल और गैस में बदल जाते हैं और वहीं पड़े रहते हैं। फिर जब उनकी खोज होती है तो उसको बाहर निकालने के अलग अलग तरीके लोग ढूंढते रहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप लोगों ने ये चीजें बहुत पहले पढ़ रखी हैं तो एकदम से याद होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कंबशन, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। देखिए, कंबशन और ऑक्सीडेशन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कंबशन में जहां ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेशन में आपको समझना होगा कि यहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन हो रहा है अलग तरीके से। Carbon compounds can easily oxidized on combustion. In addition to this, complete oxidation, ठीक है, we have reactions in which alcohols are converted to carboxylic acid. समझ में आ रहा है? यानी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ये जो CH3 CH2OH यानी C2H5OH वाली कंडीशन है। अब अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, अब जाहिर सी बात है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो इसको हीट चाहिए, साथ ही साथ यह कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन चाहिए। जैसे अगर इथाइल अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट होना है, ये क्या है? एसिड है भाई, 2 कार्बन का है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। लेकिन कौन सा है? कल मैंने बताया था ना, ओइक एसिड कहते हैं ना, तो 2 है तो एथ, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन, एथेनोइक एसिड। यही तो कल आप लोगों ने IUPAC में सीखा। तो ये कैसी एसिड है? एथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल, ये है इथेनॉल। इथेनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है? इथेनोइक एसिड में। किस वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में हीट तो होगा ही, और क्या होगा? एल्केलाइन KMNO4 चाहिए, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, इन दोनों में से कोई एक चाहिए जो कि इस रिएक्शन को फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तभी ये प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो ऐसी प्रोसेस को जहां पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करके पिछले मॉलिक्यूल को एक हाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यही आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। We see that some substances are capable of adding oxygen to others, जैसे कि यहाँ पे ये है, इसी को आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। ऐसे एजेंट, एजेंट मतलब कि जो सहायक कर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पे यही सहायक कर्मी है। ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन को जोड़ दे किसी दूसरे कंपाउंड में, लाइक यहाँ पे इथेनॉल में, और इसको कन्वर्ट कर दिया COOH में। क्लियर हो गया? ओके, so we see that some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agents, like here K2Cr2O7 or KMNO4. Okay, good, good. Alkaline potassium permanganate. So this is KMNO4. पोटेशियम परमैंगनेट का मतलब यही है, KMNO4। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट,
सो डाइक्रोमेट का मतलब ये है, जहाँ Cr2 है ना, ये क्रोमियम है, और जब ये K2 के साथ आता है, K2Cr2O7, तो इसको डाइक्रोमेट कहते हैं, ठीक है ना। सो ये हो गया डाइक्रोमेट। तो या तो एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। याद हो गया? रिपीट कर लिया आप लोगों ने? गुड। ओके, सो दैट इज adding oxygen to the starting material is done by the oxidizing agent, इसीलिए इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। याद हो गया होगा? बहुत ही सिंपल है ना? गुड। तीसरे टाइप का जो रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा, एडिशन मतलब ऐड कर दो, यानी कुछ जोड़ना होगा। यानी या तो एक एटम, सोचिए क्या क्या जोड़ सकता है, कोई एटम जुड़ेगा, या फिर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, या फिर ग्रुप जुड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कुछ न कुछ जुड़ेगा। यहां भी जुड़ने वाली प्रोसेस होगी एडिशन। पिछले मॉलिक्यूल में कुछ न कुछ जुड़ेगा, जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है उसमें कुछ न कुछ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि पिछले मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस सिंपली इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे जो आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेटेड कंडीशन है। अनसैचुरेटेड ये क्या है? चूंकि हर जगह आर, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप मतलब CH यानी कार्बन कंपाउंड। क्योंकि ये सब कुछ कार्बन कंपाउंड है और ये डबल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड, आप इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ और कुछ नहीं है, हाइड्रोजन कार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना डिफरेंस? सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। तो एडिशन रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यानी ये जो ऑक्सीजन है, इस ये क्या होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सॉरी ऑक्सीजन कह रहा हूं, गलती से निकल गया। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, किसी तरह से इसको किसी और मॉलिक्यूल से सैचुरेट करके सिंगल में कन्वर्ट कर दो। और आपने देखा है कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल या वो एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के एटम्स के जुड़ते ही सिंगल बॉन्ड हो गया, सैचुरेट हो गया। इसको हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन जोड़ देना, जोड़ देना एडिशन रिएक्शन। किसी चीज को जोड़ देना एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम एंड निकल। तो यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट है, ठीक है, टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और आपको पता है, आप लोगों ने कभी वो डालडा खाया है? डालडा खाया होगा, बिल्कुल। एक होता है देसी घी, है ना, एक होता है देसी घी का लड्डू, एक होता है डालडे का लड्डू। तो डालडा क्या होता है? डालडा भी घी होता है, लेकिन ये वनस्पति का घी होता है। वनस्पति का घी मतलब समझ रहे हैं? जो प्लांट से ऑयल निकलता है उसमें वो अनसैचुरेटेड है, उसको सैचुरेट किया जाता है इसी प्रोसेस के थ्रू, हाइड्रोजिनेशन वाले प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो घी में कन्वर्ट हो जाता है। तो डालडा एक कंपनी है जो इस तरह का घी खूब बनाती थी पहले। तो वनस्पति घी हम लोगों ने समझ लिया कि वो डालडा कहते हैं उसको, नहीं, वो डालडा एक कंपनी है, वनस्पति घी है। वनस्पति घी कैसे बनाया जाता है? तो तेल में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है, एडिशन रिएक्शन कराया जाता है। गुड, समझ में आ गया। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंस that cause a reaction to occur or proceed
एट अ डिफरेंट रेट, मतलब कि एक अच्छे रेट पे जल्दी हो जाने के लिए मदद करते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन को जल्दी करा देते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजीनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग अ निकल कैटलिस्ट। वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाइए, समझ में आ गया। वेजिटेबल ऑयल्स जनरली have long unsaturated chains while animal fat have saturated carbons। तो इसीलिए गाय का जो घी बनता है वो सैचुरेट होता है, सॉलिड स्टेट की तरह दिखता है, जबकि तेल लिक्विड फॉर्म में दिखता है। क्लियर हो गया? तो आप एकदम मस्त होके समझ गए कि भैया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को निकल या पैलेडियम की प्रेजेंस में अगर इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए तो इसी प्रोसेस को एडिशन रिएक्शन कहेंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड हट के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ओके, गुड। यू मस्ट हैव सीन advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for the health. Oils containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, रिफाइन तेल हो, उसी का यूज़ हम खाने के लिए करते हैं क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है और वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छे हैं बजाय सैचुरेटेड। यानी सैचुरेट करके जो घी या डालडे के फॉर्म में जो आती है चीज़ें, उनको खाने से अच्छा है अनसैचुरेटेड फॉर्म में खाना, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप लोगों ने मैच क्रिकेट फुटबॉल बहुत खेले होंगे, कबड्डी खो खो खेला होगा। जब एक प्लेयर की जगह, जैसे प्लेयर ए है और ये प्लेयर बी है, तो पहले प्लेयर ए खेल रहा था लेकिन इसकी जगह बी आ जाए और ए को कहा जाए भाई तुम रेस्ट मारो, अब तुम्हारी बारी खत्म। तो क्या किया, बी ने ए वाले को रिप्लेस कर दिया। बी वाले प्लेयर ने क्या किया, ए वाले प्लेयर को रिप्लेस कर दिया। इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं, इसी को सब्स्टिट्यूट कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होता है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे CH4 है और यहाँ Cl2 है। अब यहाँ पे CH4 है, एक मैं बना ही देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। आपको पता है क्लोरीन बहुत स्ट्रांगली कोशिश करता है कि किसी ऐसे मतलब एटम के साथ जुड़े जो आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाए इसे फटाक से, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, बाहर निकलेगा हाइड्रोजन, और ये क्लोरीन टूटेगा, एक क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगा और दूसरा क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये HCl कैसा हो जाएगा, आयोनिक फॉर्म में। जबकि यहाँ पे क्या बनेगा, अब जो नया मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा, तो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हो जाएगा क्लोरीन, CH3Cl। ये समझ में आ गया, CH3Cl। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म शब्द सुना होगा, बिल्कुल। तो इसी तरह से क्लोरोफॉर्म को बनाया जाता है। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया, गुड। तो मुझे लगता है कि अब आपको रिएक्शंस तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवीजन करना, जहां दिक्कत होगी मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गॉड ब्लेस यू। और हाँ बच्चों, इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना।